ध्रुव की सिक्योरिटी टीम को फुटेज निकालने में एक दिन का वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस फुटेज को निकाल ही लिया था। उस रिकॉर्डिंग में पायल और विवेक को साफ साफ देखा जा सकता था। इसके साथ ही विवेक अपनी ऑफिशियल ड्रेस में था, जो इस बात का सबूत था कि वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। ध्रुव के पास अब वो हथियार आ गया था जिसकी मदद से वो विवेक को कॉलेज से बाहर कर सकता था। ध्रुव ने सोचा कि अब वाइस चांसलर के पास जाकर इस केस के बारे में बात करनी होगी। ध्रुव उस वीडियो फुटेज को लेकर वाइस चांसलर के ऑफिस चला गया। वाइस चांसलर उस वक्त काफी बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद ध्रुव को वहां देखकर उन्होंने उसे अपने ऑफिस में बैठने के लिए कहा। वाइस चांसलर फोन पर किसी से बात कर रहे थे और ध्रुव ने आराम से उनकी बात खत्म होने तक इंतजार किया। वो ये बात अच्छे से जानता था कि इस कॉलेज के वाइस चांसलर कितने बिजी रहते थे। जल्द ही कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट शुरू होने वाला था और उसकी तैयारियों के लिए अभी से कॉलेज की स्पोर्ट्स फैकल्टीज लगी हुई थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का स्पोर्ट्स मीट काफी फेमस था और इसलिए हर साल वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और मिनिस्टर्स को बुलाया जाता था। अगर कॉलेज में किसी को पॉपुलर होना हो तो सबसे आसान तरीका था स्पोर्ट्स मीट में कम्पीट करने का। देव को भी वहां से पॉपुलैरिटी मिली थी। ध्रुव के टैलेंट के बारे में तो कोई जानता नहीं था, लेकिन ध्रुव खुद भी एक अच्छा फुटबॉलर था। फीफा और इंग्लिश प्रीमियर लीग उसके फेवरेट स्पोर्ट्स इवेंट्स में से एक थे और चाहे कुछ भी हो जाए, ध्रुव उन्हें कभी मिस नहीं करता था। बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ गली में ही फुटबॉल खेलता था। आसपास कोई बड़ा ग्राउंड नहीं था, इसलिए अक्सर उनकी बॉल किसी के भी घर में घुस जाती थी और जब ऐसा होता था तो उन्हें अपनी बॉल वापस लाने में बहुत मुश्किल होती थी। ध्रुव को वो दिन आज भी अच्छे से याद थे, लेकिन अब उसकी प्रायोरिटीज कुछ और थी, इसलिए उसके पास फुटबॉल खेलने का वक्त नहीं था। 10वीं क्लास के बाद उसने फुटबॉल से दूरियां बना ली और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने लगा। ध्रुव का सपना था कि एक दिन वो भारत में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए कोई लीग ऑर्गेनाइज करवाए, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ी हिस्सा लें और भारत के युवा क्रिकेट की तरह फुटबॉल को भी पसंद करने लगे। वाइस चांसलर की बात खत्म होने के बाद उन्होंने ध्रुव से पूछा, तो ध्रुव बताओ कैसे आना हुआ? ध्रुव ने कहा, सर मेरे पास एक एविडेंस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे कॉलेज के समर कैंप की एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज के स्टूडेंट के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ध्रुव की यह बात सुनकर वाइस चांसलर गंभीर होते हुए बोले, तुम सच में कोई सबूत लाए हो? क्योंकि तुम्हारा आरोप बहुत सीरियस नेचर का है। हम ऐसे ही अपने कॉलेज में आई किसी कंपनी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तुम्हें पता है कि इन कंपनीज के बदौलत ही तुम लोगों को नौकरियां मिलती है। तो ध्रुव ने कहा, सर मैं जानता हूं कि मेरा आरोप कितना सीरियस नेचर का है, लेकिन सर ये बात मेरी दोस्त को लेकर है, इसलिए मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। चांसलर ने ध्रुव की बात सुनकर एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? ध्रुव ने वाइस चांसलर को वो वीडियो फुटेज दिखाया और उसे देखने के बाद वाइस चांसलर और ज्यादा गंभीर हो गए। वाइस चांसलर ने उस वीडियो को कई बार प्ले करके देखा और बड़ी बारीकी से उसकी जांच की। जब उन्हें उस वीडियो फुटेज में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके, तो उन्होंने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है ध्रुव, हम इस कंपनी पर एक्शन लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें किसी भी तरह की कमिटमेंट नहीं दे सकता। इस कंपनी ने हमारे कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट को इंटर्नशिप पर रखा है। अब अगर मैं इस कंपनी को यहां से जाने के लिए कहता हूं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुव वाइस चांसलर का यह जवाब सुनकर थोड़ा हैरान हो गया और उसने वाइस चांसलर से कहा, सर आप ऐसे ही किसी कंपनी को अलाउ कैसे कर सकते हैं? मेरे पास सबूत है, अब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? तो वाइस चांसलर ने कहा, देखो तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं कभी भी स्टूडेंट के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये कॉलेज स्टूडेंट से चलता है, इसलिए मैं इस केस पर तुम्हें समर कैंप खत्म होने के बाद ही कोई जवाब दे पाऊंगा। ध्रुव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे वाइस चांसलर की तरफ से निराशा हाथ लगेगी, लेकिन वहां से जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जिससे विवेक से पीछा छुड़ाया जा सके। वहीं शिवानी और उसकी सिक्योरिटी टीम विवेक के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। उन्हें विवेक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए हर सेकंड की इंफॉर्मेशन वो अपने पास रखते थे। ध्रुव के जाने के बाद कॉलेज के वाइस चांसलर ने विवेक को अपने ऑफिस में बुलाया। विवेक खुश था क्योंकि उसकी कंपनी ने कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट को इंटर्नशिप दी थी। जितने लोगों को उन्होंने मौका दिया था, आज से पहले किसी दूसरी कंपनी ने नहीं दिया था। उसे एक उम्मीद थी
कि उसने कॉलेज के वाइस चांसलर को इम्प्रेस तो जरूर किया होगा और उसे दोबारा इस कॉलेज में आने का मौका मिल सकता था, और अगर ऐसा होता है तो वो पायल के आसपास रह सकता था। पायल ने अब तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था और इस बात से विवेक बहुत ज्यादा परेशान था। यहां पर आने का उसका पहला मकसद पायल ही था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह पूरा प्लान बेकार हो गया था। विवेक को ध्रुव के बारे में कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी थी। बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन उसे पता चली थी। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका फायदा उसे आने वाले समय में हो सके। अब बस विवेक यही चाहता था कि कैसे भी करके कॉलेज के मैनेजमेंट को अपनी तरफ कर ले। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो ध्रुव के बारे में उसे बहुत सी बातें पता चल सकती थी। वाइस चांसलर के कैबिन के बाहर पहुंचकर विवेक ने लंबी सांस ली और फिर गेट खटखटाया। वाइस चांसलर ने अंदर आने की परमिशन दी तो विवेक चुपचाप डेस्क के सामने रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। वाइस चांसलर ने मुस्कुराते हुए विवेक से कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं आप लोगों के एफर्ट से कितना खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स आपकी कंपनी में अच्छे से काम करेंगे। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। विवेक ने हंसते हुए कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है। वाइस चांसलर ने आगे कहा, मुझे आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली है। हमारे एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट की है कि आप उन्हें इनफॉर्मल तरीके से ऑफर दे रहे थे। यह सुनते ही विवेक का चेहरा उतर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात का जवाब कैसे दे। उसने हैरान होते हुए पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? वाइस चांसलर बड़े करीब से विवेक के बिहेवियर को नोट कर रहे थे। विवेक का चेहरा देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि वो डरा हुआ था। वाइस चांसलर गंभीर होते हुए बोले, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि मुझे कंप्लेंट कहां से मिली है, लेकिन आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए। हमारे कॉलेज में आपको हमारे रूल्स मानने होंगे। अगर आप इन रूल्स को नहीं मानेंगे तो आपके और आपकी कंपनी के लिए मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूं। विवेक को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहूं तो आपके कॉलेज को खरीद सकता हूं। मुझे बस एक चुटकी बजाने की देर है। अच्छा यही होगा कि जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दे। मुझे किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मैं आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को मौका दे रहा हूं। इस बार गुस्सा होने की बारी वाइस चांसलर की थी। वाइस चांसलर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो, लेकिन कभी रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकते। मिस्टर हीराचंदानी, अभी इसी वक्त मेरे कैबिन से चले जाओ एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मिनिस्ट्री में तुम्हारी कंपनी के सस्पेक्टेड अकाउंट्स के बारे में जरूर बताऊं। तो विवेक हंसते हुए बोला, आपको जो बताना है बता दीजिए, लेकिन हम ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं। कोई हमें पकड़ नहीं सका, और अगर पकड़ भी लिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे अरेस्ट करे। इतना कहकर विवेक वहां से चला गया। उसे पायल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सिर्फ पायल से बात की थी, इसलिए विवेक को यही लग रहा था कि उसके बारे में कंप्लेंट करने वाला पायल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। विवेक ने मन ही मन सोचा, तुम्हें मुझसे जितना भागना है भाग लो पायल। एक दिन तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। एक दिन मैं तुम्हारे गुरूर को खत्म कर दूंगा। अभी तक विवेक को यही लगता था कि पायल को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अब उसे पायल को भी सबक सिखाना था। विवेक ने भले ही बड़ी बड़ी बातें की हो, लेकिन अगर सच में वाइस चांसलर अपनी बात पर कायम रहे तो इससे कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता था। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट अफेयर्स में लूप होल का फायदा उठाने के लिए अक्सर कई बड़ी कंपनियां अपने एसेट को विदेशों में दिखाती है। ये वो देश होते हैं जहां पर टैक्स काफी कम होता है और इससे उन्हें अच्छा खासा फायदा हो जाता है। विवेक की ज्यादातर कंपनीज इसी तरह डील्स करती थी। उन्हें अपने नाम और पावर का सपोर्ट था, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। विवेक बड़े ही शांत तरीके से इस तरह से डील कर रहा था और इसीलिए किसी को भी उस पर शक नहीं होता था। पर अब बात बिगड़ गई थी। अगर उसकी कंपनी के बारे में गलती से भी बोर्ड के मेंबर्स को पता चल गया तो वो लीडर की रेस से बाहर हो सकता था। हीराचंदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी इल्लीगल तरीके से काम नहीं करती थी। ये उनकी कंपनी का एक बहुत पुराना सिद्धांत था, जिसे वो लोग हीराचंदानी ग्रुप के शुरुआती दिनों से निभाते आ रहे थे। हीराचंदानी ग्रुप बनाने के पीछे का मकसद भारत को विकसित करना था। मुनाफे से ज्यादा वो लोग देश का विकास चाहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लीडरशिप में बदलाव आया, कंपनी और ग्रुप के डिसीजन बदलते चले गए
और धीरे धीरे करके कंपनी और ग्रुप का मोटिव चेंज हो गया। कंपनी विकास से ज्यादा मुनाफे में विश्वास करने लगी और इस तरह से हीरा चंदानी ग्रुप एक आम बिजनेस ग्रुप बन गया। विवेक के लिए कॉलेज में आने का डिसीजन अब तक गलत साबित हुआ था। अब उसे अपने फैसले पर काफी रिग्रेट फील हो रहा था, क्योंकि उसने यहां रहकर काफी वक्त बर्बाद कर दिया था। विवेक अच्छे से जानता था कि लीडर की रेस में टाइम वेस्ट करना किसी भी मायने में सही नहीं था। उस पर तो इस वक्त पायल का भूत सवार था और इसलिए वो कॉलेज आ गया। पर अब विवेक को लग रहा था कि उसे वहां से खाली हाथ ही जाना होगा। कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ भी उसकी लड़ाई हो गई थी और इसी वजह से अब वो कॉलेज में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। बस एक सेकंड लगता है अपने गोल से भटकने में, और इस वक्त विवेक के साथ यही हो रहा था। नॉर्मली विवेक कभी ऐसे डिसीजन नहीं लेता था, लेकिन पायल के डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसने ऐसा गलत डिसीजन ले लिया। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन विवेक ने सोच लिया था कि पायल को आखिरी बार जाते जाते एक सरप्राइज देना जरूरी था। कॉलेज में इन दिनों सिर्फ स्पोर्ट्स मीट की बातें हो रही थी। हमेशा की तरह देव और उसके दोस्त देव की तारीफों के पुल बांध रहे थे। हर बार कॉलेज की फुटबॉल टीम दूसरे कॉलेज की टीमों से मुकाबला करती थी। लंबे समय से ऐसा नहीं हुआ था कि स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम किसी दूसरे कॉलेज से हारी हो। देव अपने सभी दोस्तों के साथ कॉलेज में कैफे में बैठा हुआ था और अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। उसके बगल में पायल बैठी हुई थी और देव के कुछ दोस्तों के साथ बात कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। तभी वहां पर विवेक आ गया। विवेक कौन था इसके बारे में तो कोई कुछ ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए देव के ज्यादातर दोस्तों ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन देव विवेक को देखकर गुस्से में लाल हो गया। अब क्या होगा आगे? क्या देव शांति से इस सिचुएशन को हैंडल करेगा या फिर खुद के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? और आखिर ऐसा क्या सरप्राइज देना चाहता था विवेक पायल को? जानने के लिए सुनते रहिए।